देखिए अगला पहला सवाल है, कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन है, क्वेश्चन 1, इलेक्ट्रॉन, इसके कारण 1 मीटर की दूरी पर, इसके कारण इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन बेटा, 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की डिस्टेंस पर, है ना, क्या करना है, निर्वात में और जल में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। सबसे पहले आपको वैक्यूम में बताना है, फ्री स्पेस में, है ना, और दूसरा एक वाटर में, 2 जगह बताना है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती क्या है? क्या सबको नॉर्मल फार्मूला पता है? E इक्वल टू, सर किसी चार्ज के ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या जो फोर्स लगेगा उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट चार्ज, प्रति एकांक धन प्रेक्षण पर लगने वाले विद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब आपने दूसरा एक इसका फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है बेटा? E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये होता है ना। यानी इसी को एक और तरीके से लिखते हो, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये कब इलेक्ट्रिक फील्ड है? यहां ई आर की वैल्यू कितनी है? 1। इसका मतलब क्या ये एयर में है या तो वैक्यूम में बता रहे हो? तो इसी को आप लोग कभी कभी ई नॉट लिख के चलते हो ना, हवा वाली मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि हवा में आती है। लेकिन अगर ये किसी मीडियम में रख दिया, माध्यम में, अगर कोई माध्यम ले आए, जैसे जल है ना, ग्लिसरीन, कागज, मेटल, कुछ भी ले आते हो, तो जब मीडियम लेकर आते हो तो क्या कैपिटल के आता है साथ में? नहीं आता है। ये दूसरा के है, दूसरा के है, जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हो, जिसे ई आर के नाम से जानते हो ना, ये आ जाता है। चाहे के बोलो चाहे तो ई आर बोलो, आपकी मर्जी। तो अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, क्या ई आर साथ में चिपक जाएगा, इंटू फार्मूला वही रहेगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब है कुछ नहीं है, केवल ई आर हटा दीजिए, पूरा सेम है। यानी ये कुछ नहीं है, ई नॉट अपॉन में ई आर या फिर कैपिटल के, जो लिखना हो आप लिख लीजिए। इतना ही फार्मूला है, बस केवल इतने ही फार्मूले हैं समझने के लिए। अगर ये इतने याद रहते हैं तो हम लोग बता सकते हैं। क्लियर है? जैसे कि इसमें मैं देख पा रहा हूं, कई सवाल दिए थे मैंने? 4 सवाल दिए थे। चलो बताते हैं डायरेक्ट, तुरंत। कोई बताए कि निर्वात में और जल में, वैक्यूम में और वाटर में आपको बतानी है क्या चीज? इंटेंसिटी। तो सबसे पहले आप बताइए वैक्यूम में, नंबर 1, वैक्यूम के लिए ई आर की वैल्यू क्या लिखोगे? 1। वैक्यूम के लिए ई आर की वैल्यू 1 रखी जाएगी, ई आर की वैल्यू 1 रखी जाएगी। तो अब आप सवाल लगाएंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब 9 × 10 घाते 9 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यों कितना है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कारण, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन आर स्क्वायर। कितनी मीटर की दूरी पर? 1 मीटर की दूरी पर, तो 1 × 1 स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ा। 16 × 9 = 144 इक्वल टू 14.4 हो जाएगा, गुड़े 9 19 10⁻10। लेकिन आप ऐसे नहीं देंगे, डेसिमल की तरफ केवल 1 डिजिट होती है, तो 1.44 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर कूलम। लेकिन दूसरा यूनिट लिख वोल्ट पर मीटर। तुम्हें एक्सपर्ट बनना है और सारे जानते हैं, लेकिन अब इसमें आपको हवा के लिए थोड़ी बताना है, वैक्यूम के लिए थोड़ी बताना है। एक और चीज बोला था उन्होंने, पानी में बताना है। तो पानी में बताने के लिए ई आर की वैल्यू क्या, कितना दिया है उन्होंने? के बराबर कितना दिया है बेटा? 80। तो 80 दिया है, बस। E इक्वल टू फार्मूला क्या है बेटा मीडियम वाला? ये दिखा सबको। अगर आपको किसी मीडियम में बतानी है फील्ड, तो कुछ मत करो, जो हवा में बताया है वही बताओ और मीडियम से डिवाइड कर दो। मीडियम ताकत बढ़ाता है कि घटाता है? मीडियम आएगा तो ताकत घटाएगा बेटा। अरे अभी हमें हवा में दौड़ने को कहा जाए तो हम तेज तेज हवा में ही तो दौड़ते हैं, जमीन पर दौड़ते हो, बस हवा में ही तो दौड़ते हो, तो तुम्हारी रफ्तार सबसे ज्यादा है। लेकिन अभी तुमको तुम्हारे आसपास पानी भरा हो, फिर दौड़ने को कहा जाए, फिर वही रफ्तार होगी या घट जाएगी? तो जैसे मीडियम आने पर हमारी रफ्तार घटती है, वैसे ही मीडियम आने पर इन सब की भी, चार्ज की भी ताकत कम हो जाती है उस मीडियम में। तो E इक्वल टू क्या लिखोगे? E नॉट अपॉन में K।
अरे ई आर और के एक ही चीज तो है, ये देखो एक ही चीज है, नहीं तो सोचो के और ई आर अलग अलग चीजें हैं। ई नॉट की वैल्यू कितनी सॉल्व किया है आपने, ये देखो 1.44 इंटू 10⁻9 अपॉन के की वैल्यू 80। तो डेसिमल हटा नीचे 3 जीरो आएगा कि 2 जीरो, 2 जीरो। अब ध्यान से देखो आगे 144 गुणे 10 घाते -9 गुणे 10 घाते 3 या -3, 10 घाते 3 या -3, नीचे तो 3 है लेकिन ऊपर क्या -3 हो जाएगा अपॉन 8, 8 का 8, 8 8 दूनी ना बेटा 8 दूनी 16 नहीं, एक ही जाएगा है ना, 6 आएगा, 8 अट्ठे 64, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 गुणे 10 घाते -12 या 6 12, तो E इक्वल टू हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलाम। इतना आसान सवाल, केवल यही फार्मूले हैं बस, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अगला सवाल देखिए सब लोग, द चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल इज +2e, किसी अल्फा कण पर आवेश दिया गया है Q +2e, और अल्फा कण पर इतना ही होता ही है, दिया क्यों गया, ये तो तुम्हें पता था, तुमको बेवकूफ समझा है मतलब इसने। एंड इट्स मास इज 6.64 इंटू 10⁻27, इसका द्रव्यमान भी दिया है 6.67 इंटू 10⁻27 kg। मैंने आपको एक दिन बताया भी था कि अल्फा का जो चार्ज होता है Q ऑफ अल्फा वो +2e होता है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2 टाइम्स। लेकिन जो मास ऑफ अल्फा होता है वो प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है, तभी तो 16 का 4 से गुणा करोगे तो 16 चुके 64 जैसा कुछ आ रहा है यहाँ पर, है ना। ये मास दिया है अल्फा पार्टिकल का। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बैलेंस द वेट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। आपको उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है, समझ रहे हो ना, क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको ये बतानी है, क्या चीज बतानी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, परिमाण व दिशा। किसकी दिशा बतानी है, जो इस अल्फा पार्टिकल के वेट को बैलेंस करे, परिमाण व दिशा बतानी है। दिशा क्या होगी, किसकी क्या होगी, कौन बेटा, इसके वेट को कौन बैलेंस कर सकता है, कौन है जो दो काम, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के 2 काम बताए थे। पहला चार्ज को त्वरण देने के काम आती है, एक्सीलरेशन देती है, और दूसरा वेट को बैलेंस करती है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसके वेट को बैलेंस करने के काम आती है, और वहां पर आप नया फार्मूला लगाते हो QE = mg, याद आया, तो यही है। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की परिमाण व दिशा बतानी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है, क्या होगी, जो अल्फा पार्टिकल के वेट को बैलेंस करे, है ना, संतुलित कर दे। सोचो, तो करना कुछ नहीं है बेटा, वेट को बैलेंस करे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही तो पूछा है। सवाल केवल इतना था कि कोई अल्फा पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना है 2e और द्रव्यमान कितना है, मास इतना जितना दिया है। तो आपको ये बताना है कि जैसे मान लो ये लटकी हुई है बूंद यहां पर, ठीक है, बात समझे ना, अल्फा पार्टिकल ही है और ये ऐसे लटका हुआ है नीचे की तरफ को +2e, और अब क्योंकि इसका मास इतना है तो ये नीचे को गिरेगा ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन आप चाहते हैं कि नीचे से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिए कि ये नीचे ना आने पाए, कहाँ लटका रह जाए, ऊपर ही रहे। तो जितना इसका वेट नीचे जा रहा होगा उतनी ताकत की इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लग जाएगी QE, ये देखो उतना ही अगर ताकत इस पे लग जाएगी जितनी ताकत से नीचे जा रहा है। देख बेटा, ये मान ले तेरा क्या चीज है, अल्फा पार्टिकल, ये है अल्फा कण, तो इस पर mg कहां लग रहा है, नीचे। mg की वजह से नीचे भागेगा, क्योंकि दुनिया में हर एक चीज mg की वजह से ही नीचे गिरेगी। लेकिन आप इसको नीचे गिरना नहीं देना चाहते, है कि नहीं। अल्फा कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगाएंगे, नीचे लगाएंगे या ऊपर लगाएंगे, नीचे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाओगे या ऊपर को, ऐसे लगाओगे, ऊपर को लगाओगे ना, नीचे से लगाओगे ऊपर तरफ, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पे वो लगता है क्या, QE। तो QE = mg में क्या ये बैलेंस हो जाएगा, बस लिखो QE = mg, E = mg/Q, E = m कितना है
6.67 इंटू 10⁻⁻27, जी 9.8 अपॉन क्यू, 2 इंटू ई ना, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हाँ, कुछ कटने जैसा नहीं दिख रहा है ना? सिक्स 4 दिया है क्या? हाँ बेटा 6.64 दिया है। वेरी गुड, तुम लोगों की आंखें तेज हैं। 6.64। आइए देख सॉल्व करते हैं बेटा। और ये 9.8 लिखने को दिया ही अपने मन से ले लिया आप लोगों ने, उसमें नीचे लिखा है। अरे यार ये किताब वाले कितना गलत करते हैं, जानबूझ के आप लोग को परेशान करने के लिए जी की वैल्यू 10 नहीं देते। नहीं 9.8 दो ताकि झूले थोड़ी देर तक, जानबूझ के गुणा कराना पड़े उन लोगों को। ध्यान से देखो, ये डेसिमल से डेसिमल चला गया, सही है। ये इसका 2 डिजिट का डेसिमल, नीचे कितना आएगा 100, सही है एकदम, सब सही चल रहा है। काटिए जरा, 2 1 2, 249, 98, 49 दूना 98 हो जाएगा ना। इतने बड़े बड़े पढ़े। अब आगे ध्यान से देखो, 4 से काटो, 4 से काटो, 4 चौके 16, ये कितना हो जाएगा 4, 4 के 4 कितना हो गया 26, सही है। 4 छके 24 और 4 छके 24 है ना। अब ये 2 से तो कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6 है ना। बस अब 83 गुणे 49 करना है और पावर वाला बैलेंस कर लीजिए। चलो ई बराबर कितना हो जाएगा बेटा 83 गुणे 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पावर बैलेंस करो 10⁻⁻27 इंटू 10⁻, ऊपर कुछ है नहीं, नीचे देखो, नीचे इन दोनों को मिलाकर के कितना आएगा +21 -21, इन दोनों को मिलाकर के +21 -21, +21 -21 -17। अरे ये 10 घाते +2 है और ये -19 है, तो 10 घाते -17 नीचे था, ऊपर आएगा तो 10 घाते +17। ध्यान देने वाली बात है, ये 10⁻+2 है बेटा, -2 थोड़ी है। और 10⁻+2 और 10⁻-19 दोनों सॉल्व करोगे तो -17 होगा, और -17 ऊपर आएगा तो +17 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, है ना। 49 और 83 कितना सॉल्व किए थे तुम लोग? चलो बताओ कितना आया था। तुम्हारे पे भरोसा थोड़ी करूंगा, गलत हो बता दे तो। 9 3 27, 2 74, 12, यही आ रहा था 4067, लेकिन इसको 2 से डिवाइड भी करना है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास जानते हो कितना आएगा, तुम्हारे पास आएगा E = 20 है ना, और 3 और फिर से 3.5, 2033.5 -27 + 17, क्या माइनस का 10 आएगा, -10, तो आपका हो जाएगा 1 2 3 आएगा 2.0335 इंटू 10⁻, 1 2 3 का है ना, -7 न्यूटन पर कूलाम। किसका आया था? आया था, वेरी गुड, लगा ले गए थे। हाँ डायरेक्शन पूछा इसमें, डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन, अरे यार एम जी के जस्ट अपोजिट, mg के जस्ट अपोजिट, वर्टिकली अपवर्ड है ना, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, सब पॉसिबल है। अगला सवाल देखिए, एक डायग्राम बेसिस सवाल था, है कि नहीं है, और वो तुम्हारे एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3, अच्छा सवाल, अच्छा सवाल है। हाँ सुनिए ध्यान से, आपको एक डायग्राम बनाया गया है, ध्यान से देखिएगा। एक पॉइंट ए है ना, इस पर है बेटा +10 माइक्रो कूलाम, और यहां पर थोड़ी दूर पर कोई पॉइंट बी है, और इस पर -5 माइक्रो कूलाम है ना। ये दिखाया गया है ए और बी पर लगा है ना, रेस्पेक्टिवली 10 माइक्रोकूलाम और -5 माइक्रोकूलाम रखे गए हैं। दिखाए गए एक हिसाब से बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, पॉइंट पी पर इंटेंसिटी बतानी है,
ये पॉइंट P है और यहां से यहां तक है 1 मीटर और यहां से यहां तक भी है 1 मीटर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है बेटा इस पॉइंट P पर। अब सब लोग बताने से पहले अच्छा बताओ इस पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी, 1 या 2? क्या A के कारण और B के कारण? दोनों के कारण, ड्यू टू A एंड ड्यू टू B। अब लेकिन सवाल है इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के कारण है तो हमें डायरेक्ट तो नहीं बताएंगे, अकेली होती केवल 1 पॉइंट चार्ज। सोच अगर केवल अकेला ये होता, केवल ये, तो क्या बता देते डायरेक्ट? किस फार्मूले से? क्या ये वाला? क्या डायरेक्ट इससे बता देते? ना बता देते। Q है, R है, KQ अपॉन R स्क्वायर डायरेक्ट आ जाता। लेकिन इस बार दो लोग हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस है, आवेशों का निकाय है, तो सुपरपोजिशन वगैरह लगाओगे, वही वेक्टर एडिशन वगैरह लगेगा, देखेंगे भी। तो चलो आओ A की वजह से फील्ड लिखते हैं और B की वजह से फील्ड पॉइंट P पर। अब सबको पता है, सबने सीखा है कि अगर प्लस होता है तो सर प्लस से दूर होती है फील्ड, और अगर माइनस होता है तो माइनस की ओर होती है फील्ड। पता है ये चीज? तो आइए इस पॉइंट P पर इस A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है या लेफ्ट है? A की वजह से क्या ये प्लस चार्ज है? प्लस है तो दूर जाएगी यानी राइट होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A होगा। ये B वाला कैसा चार्ज है? माइनस, और माइनस की ओर होती है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होती है, तो माइनस होगी। अब बताओ लेफ्ट या राइट? लेफ्ट होगी, तो हो जाएगा EB। अब बताओ ये डायरेक्ट जुड़ेंगे या डायरेक्ट घट जाएंगे? क्योंकि एंटी पैरेलल वेक्टर हैं, असमांतर सदिश थीटा 180 है, ये डायरेक्ट घट जाएंगे। और जब डायरेक्ट घट जाएंगे तो एक काम करो, पहले EA पता करो फिर EB पता कर लेते हैं, है ना। चलो EA बताते हैं हम सब लोग। EA बराबर KQ अपान R स्क्वायर। EA बराबर KQ अपान 9 गुणे 10 घाते 9। EA Q कितना है? 10 माइक्रोकुलाम लिखोगे यहां पर, -6 KQ अपॉन R स्क्वायर। यहां से यहां तक के 2 मीटर, 2 इंटू 2 सही है एकदम। 2 5 10 एकदम सही है ना। और 9 बचे 45, 45 का आधा 22.5 है ना। तो ये हो जाएगा आपका 22.5 इंटू 10 पावर 9 6 15 3 +3 -3 +3, यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, चलो ऐसे ही लिखा रहने तो कोई जरूरत, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड वाले में चेक कर लेंगे। चलो बेटा EB निकाल। EB बताओ सब लोग। EB क्या लिखोगे? KQ अपान R स्क्वायर, K 9 इंटू 10 पावर 9 Q 5 इंटू 10 पावर -6 अपॉन R स्क्वायर। अरे बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो इसको सोचोगे डिस्टेंस बताने में कि अरे तो सोच तो रहे ही थे कि लाओ सोच लें कहीं गलत ना हो जाए 1 मीटर नापने में ना। 9 बचे 45, कितना आएगा? 45 गुणे 10 घाते 9 में से 6 गया +3 न्यूटन पर कूलाम, ये भी न्यूटन पर कूलाम, ये भी। अब इसमें कौन ज़्यादा है? EA ज़्यादा है या EB ज़्यादा है? A की फील्ड ज़्यादा है या B की? B की फील्ड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि B से के पास में है, डिस्टेंस बढ़ने पर इंटेंसिटी घटती है, KQ अपान R स्क्वायर है ना। R बढ़ेगा तो E घटेगा, क्योंकि R के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब बताओ क्या करूंगा? E नेट बताने का तरीका क्या होगा? EA माइनस EB या EB माइनस EA? EB माइनस ज्यादा माइनस कम, असमांतर सदिश डायरेक्ट घट जाते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर, और हमेशा ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देना है कि नहीं है? EB माइनस EA इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? अरे EB है कितना? 45 गुणे 10 घाते 3 माइनस EA 22.5 गुणे 10 घाते 3। अरे क्या 22 का 22 दूना 44, अरे वो घटाने पर कितना आएगा जानते हो? 22.5 गुणे 10 घाते 3 वोल्ट पर मीटर। वहाँ न्यूटन पर कूलाम लिखा है, यहाँ वोल्ट पर मीटर, ताकि तुम्हें यूनिट याद हो जाए। इतना आएगा। डायरेक्शन बताओ, A की तरफ या B की तरफ? डायरेक्शन बोलो। E नेट राइट में होगी या लेफ्ट में होगी? E नेट राइट की तरफ होगी या लेफ्ट की तरफ होगी? अपने कॉमन सेंस से बताना बेटा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आया है ना, वो किधर होगी? A की तरफ या B की तरफ? हाँ, A की तरफ कि B की तरफ?
बी की तरफ होगी, क्योंकि आपने बी ज्यादा है बेटा, इसमें सोचना नहीं है। बी वाली ताकत ज्यादा, इसको फोर्स के जैसा मानो, और जिधर ज्यादा बल लगेगा उधर ही ऑब्जेक्ट भागेगा। तो यहां बी वाली ताकत ज्यादा है, ए वाली कम है, यानी इफेक्टिव बी की तरफ ही रहेगा। जो ई नेट होगा वो बी की तरफ ही बनेगा, है ना। ई बी ई ए, जो ई नेट होगा वो इधर ही रहेगा। बस ये हो गया ई नेट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। 2 point charges QA 3 microcoulomb and QB -3 microcoulomb located in vacuum at a distance of 20 centimeter from each other। आपके पास दो आवेश हैं बेटा, QA और QB, जो कि एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। QA और QB एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं? हाँ 20 सेंटीमीटर, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। कहां पर? वैक्यूम में बेटा, ये निर्वात में रखे हैं, चिंता मत करना। QA है 3 माइक्रोकूलम और QB है -3 माइक्रोकूलम। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग द टू चार्जेस QA एंड QB। QA और QB को जोड़ने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर, मध्य बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, इसके ठीक बीचों बीच बिंदु पर। ठीक है, QA और QB के बीच में जो ये जो लाइन है, इस लाइन के ठीक मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु का मतलब ये कितनी दूरी होगी? 10, और ये भी 10 होगी। अरे बीचों बीच में हो ना, तो दोनों तरफ से 10-10। तो इस पॉइंट पर कितनी फील्ड है आपको वो पता करनी है। तो सबसे पहला ए, फाइंड फील्ड एट O। बिंदु O पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। बी, इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, एक टेस्ट चार्ज रखा जा रहा है 1.5 × 10⁻⁹ नेगेटिव है कूलम, प्लेस एट दिस पॉइंट, फाइंड द फोर्स F = क्वेश्चन मार्क। लगाओ। सबसे पहले आपको पॉइंट O पर नेट इंटेंसिटी बतानी है। चलो A की वजह से फील्ड किधर है? राइट लेफ्ट। A की वजह से फील्ड किधर है? राइट या लेफ्ट? क्या प्लस है तो प्लस से दूर होगी? EA। B की वजह से फील्ड किधर है? राइट या लेफ्ट? B की वजह से, B की वजह से, B की वजह से, B की वजह से, राइट या लेफ्ट? क्या माइनस की ओर होती है? ये हो जाएगी EB। लेकिन कुछ लोग तो लेफ्ट बोल रहे थे, वो घर पे जाकर के आईना देखें और आईने में 2-3 दें अपने आप को। आइए चलो, सबसे पहला सवाल ए, जो अच्छा EA और EB एक ही होगा कि अलग अलग होगा? एक ही होगा। क्यों? क्योंकि सर क्या दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है? दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है, और क्या चार्ज भी सेम है? तो जो E नेट होगा वो भले EA + EB होगा या EA - EB होगा। EA + EB या EA - EB। इसके पिछले वाले सवाल में एक उधर था एक उधर था, घट गया था, और इसमें दोनों सवाल में इधर ही है, तो जुड़ जाएगा। अब सोच, अगर तुम्हारी डायरेक्शन ही गलत आएगा ही तो क्या तुम्हारा सवाल आंसर भी गलत आ जाएगा? सवाल केवल डायरेक्शन का खेल है बेटा, डायरेक्शन बतानी आनी चाहिए। और इसमें भी कई बच्चे बता रहे थे माइनस वजह से लेफ्ट पर होगी। अरे इस पॉइंट पर माइनस की ओर होता है भाई। और जब ये भी गलत करोगे तो फिर उम्मीद मत करो, और समांतर सदिश से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, कोई वेक्टर लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, वही वेक्टर लॉ ही लगता है फिलहाल। तो ई नेट बराबर, अच्छा दोनों इक्वल है कि अलग अलग है? 2EA। अरे EA + EA 2EA, 2EA बोलो। के Q अपॉन R²। 10 सेंटीमीटर मतलब 10 × 10⁻² मीटर, मतलब 10⁻1 मीटर। सही है। -1 कितना? -2। क्या ये -2 और ये -6 क्या -4 हो जाएगा? क्या ये 9 और ये -4 क्या 5 आएगा? 9 × 27, 27 दूना 54, 54 × 10⁻, 9 में से 4 गया 5, यानी हो जाएगा 5.4 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम।
लेकिन सवाल ये पहले का ही, बी क्या कह रहा है वो देख। अगर इस पॉइंट पर कोई नेगेटिव चार्ज इतना रख दिया तो कितना फोर्स लगेगा, तो क्या F बराबर होता है QE, F बराबर QE होता है। Q कितना है 1.5 गुणे 10 घाते -9, E कितना है 5.4 गुणे 10 घाते 6, है ना 9 6, क्या -3 आएगा, और 15 चौके 60 0 6 15 पचे 75 6 81, 8.10 इंटू 10 पावर -9 + 6 -3, यूनिट बता। हाँ न्यूटन पर कूलाम चार्ज से, अच्छा न्यूटन पर कूलाम नहीं, वोल्ट पर मीटर होगा। वो एक मतलब न्यूटन पर कूलाम नहीं होगा सर, वोल्ट पर मीटर होगा। वो एक का चीज का है। अरे ये फोर्स निकाल रहा है बेटा, दुनिया में कोई भी फोर्स निकाल, उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन। चलिए अपना कंटिन्यू करते हैं रिमेनिंग टॉपिक, जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहली बात आपने पढ़ी थी, ये रेखाएं प्लस से उत्पन्न होती हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी। इन्फिनिटी भी से भी उत्पन्न हो सकती हैं अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है ना। अगर अकेला है तो अगर ये रेखाएं पॉजिटिव से निकलती हैं, बाहर आती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, बाहर नहीं आती, उत्पन्न ही होती हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो सारी फील्ड लाइंस इससे उत्पन्न होगी, और अगर ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो सारी की सारी फील्ड लाइन इस पर आकर के समाप्त हो जाएगी। यानी सबसे पहली बात, कहां से उत्पन्न होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम, उत्पन्न होती है पॉजिटिव चार्ज से या फिर इंफिनिटी से, और दूसरा खत्म होती है, समाप्त कहां पर होती है, समाप्त होती है टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज और इंफिनिटी। ये बात समझे ना। तो ये पॉजिटिव से उत्पन्न होती है या फिर इंफिनिटी से, और दूसरा नेगेटिव पे समाप्त होती हैं या फिर इंफिनिटी पर। दूसरा आपने सीखा है इसके अंदर कि सर जो दूसरा पॉइंट ये है कि प्लस से दूर होती हैं, है ना, प्लस से दूर होती है, और माइनस की, ये तो अकेले वाले, ये कब पढ़ाया जाता है, ये जब अकेला चार्ज है, एकल आवेश है ना, चार्ज इज एलोन फॉर सिंगल चार्ज, एकल आवेश के लिए ये लगता है। लेकिन अगर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हैं, संयुक्त आवेश है ना, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, अगर आपके पास संयुक्त आवेश है यानी प्लस भी है और माइनस भी है, इसमें क्या है, या तो प्लस है या तो माइनस है, इसमें दोनों है साथ में, तो क्या लिखा जाता है, प्लस से दूर होती हैं, प्लस से दूर, और माइनस की ओर होती हैं, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। जैसे अगर मैं बनाऊं सिंबल, तो ये मैंने प्लस क्यू का सिंबल बना दिया, तो अब आपको समझ में आ गया कि सर सारी की सारी फील्ड लाइंस इससे पास आएंगी या इससे दूर जाएंगी, इसी से उत्पन्न होंगी, और अगर कुछ नहीं है पूरी दुनिया में तो ये ऐसे जाती रहेंगी, और जाकर के कहां जाएंगी, अनंत पे, टर्मिनेट होंगी अनंत पे, है कि नहीं। तभी तो लिखा है उत्पन्न होती है पॉजिटिव और इन्फिनिटी पर, और समाप्त भी कहां होती है, नेगेटिव और इन्फिनिटी पर, वहीं पर खत्म होंगी। अनंत पर तो वैद्युत क्षेत्र पूरा गायब हो जाएगा ना, क्योंकि आपको फार्मूला पता है KQ/R²। अगर R की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो 1/, अनंत का मतलब 0 हो जाएगा ना, तो 1/, अनंत का मतलब 0 हो जाएगा। तो ये प्लस से उत्पन्न होती हैं और समाप्त कहां पर हो रही हैं, इन्फिनिटी पर। दूसरा, अगर आपके पास नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, बेटा, फिर इन्फिनिटी से ऐसा क्या मान लोगे कि कहीं इन्फिनिटी से आ रही हैं और खत्म किस में हो रही हैं, नेगेटिव पर। तो प्लस से उत्पन्न होती हैं, किससे उत्पन्न होती हैं, देखो प्लस से उत्पन्न हुई, और दूसरा कहां से उत्पन्न हो रही हैं, इन्फिनिटी से, देख इन्फिनिटी से आ रही हैं, और कहां पर समाप्त हो रही हैं, नेगेटिव पर, यहां पर आके समाप्त हो रही है, या फिर कहां पे समाप्त हो रही हैं, इन्फिनिटी पर जाकर। कहां जा रही हैं ये कहां जा रही हैं, इन्फिनिटी पर। पहली लाइन क्लियर हुई, ये अकेले आवेश के लिए है। लेकिन अगर दोनों साथ साथ हो गए, तो दोनों साथ साथ हो गए, एक प्लस और एक माइनस, दोनों साथ साथ हो गया, ये प्लस क्यू और ये वाला माइनस क्यू दोनों साथ साथ हो गया, फिर क्या होगा, प्लस से उत्पन्न होंगी और माइनस पर समाप्त होंगी, है ना। तो ये देखो प्लस से उत्पन्न होंगी और माइनस पे समाप्त होंगी, कुछ इस हिसाब से। ऐसा ही डायग्राम अपने क्लास 10th में अपने उसमें पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में,
पढ़ा था? माइनस है तो माइनस ऐसे बनेगा, सही है? माइनस सही है? गलत है ना? क्या माइनस की ओर होती है? ये देखो, क्लियर है? ये वाला डायग्राम बनाइए। ये पहले वाले में ये डायग्राम बना सकते हो और दूसरे वाले में लाइन में ये डायग्राम बना सकते हो। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं, इन्हीं फील्ड लाइंस के बारे में। तो सुनिएगा ध्यान से, ये जो फील्ड लाइंस होती हैं, जो कि आपने कहा सर प्लस क्यू होगा तो दूर दूर होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, और अगर माइनस क्यू होगा तो इसी की ओर होंगी, ये भी पढ़ा ना आपने? हाँ, ये पढ़ा। अच्छा, इसमें एक बात ये होती है कि इन रेखाओं में एक खास बात ये है कि ये अपनी लेंथ के अलोंग, लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की कोशिश करती हैं, अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की कोशिश करते हैं। यानी ये इनकी लेंथ है ना, ये इनकी क्या है? लेंथ है, और इस लेंथ के अलोंग क्या करने की कोशिश करती? कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ती हैं। अब कोई चीज सिकुड़ेगी तो पास पास आएगी या दूर दूर जाएगी? इसीलिए अपोजिट चार्ज में, अपोजिट नेचर के चार्ज में, अनलाइक चार्ज में अट्रैक्शन होता है। क्या बात समझ में आई कि इन रेखाओं की टेंडेंसी क्या है, क्या प्रवृत्ति है? इन रेखाओं में लंबाई के अनुदिश, लेंथ ऐसे है ना, इसके अलोंग ये क्या करती हैं? ये देख, ये मार्कर यहां है, ये हाथ यहां है, सिकुड़ने की कोशिश करेगा तो क्या पास आएगा कि दूर जाएगा? तो इसीलिए लेंथ के अलोंग सिकुड़ती हैं। और एक बात और, तब तो आकर्षण हो गया, अट्रैक्शन हो गया। एक चीज और आपने पढ़ा है, प्रतिकर्षण भी तो होता है, रिपल्सन। तो रिपल्सन इसलिए होता है कि लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लंबाई के लंबवत दिशा में, अगर ये प्लस क्यू है और ये भी कैसा है? प्लस क्यू है, तो लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये लाइन निकली और ये लाइन निकली, परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो, ऐसे ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दूर हटने की कोशिश करती हैं, और जब लंबाई के लंबवत दिशा में दूर हटने की कोशिश करेंगी तो ये इधर चली जाएगी और ये इधर चली जाएगी, ये कभी पास नहीं आएगी। और जब पास नहीं आएगी तो कभी आकर्षण, बल्कि दूर हटने की कोशिश करेंगी तो दूर ही जाएंगी, और दूर जाएंगी तो रिपल्सन होगा। दो चीजें ये कैसी हैं? ये कहा जाता है कि ये है ना, ये जो रेखाएं हैं बेटा, ये रेखाएं क्या मुड़ जा रही, नहीं मुड़ जा रही हैं? जैसे चाहे वैसे मुड़ जा रही हैं। स्ट्रेचेबल वायर के जैसे हैं, स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग के जैसा, लचकदार डोरी के जैसा। कैसी है? एक स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग के जैसा है, एक लचकदार डोरी के जैसा है, डोरी की जैसी होती हैं, ऐसा मान लो। ऐसा कहा जाता है कि ये लचकदार डोरी, दीज लाइंस आर लाइक स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग। क्या, क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि ये लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की कोशिश करती हैं। दे हैव द टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट अलोंग द दियर लेंथ। अपनी लंबाई के अनुदिश क्या करती हैं? सिकुड़ती हैं। और इनके पास एक और टेंडेंसी है, वो क्या है कि क्या बोलते सकते हो, लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये दूर हटने की कोशिश करती हैं, टेंड टू अवे फ्रॉम दियर, अवे टू ईच अदर, एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करती हैं। लिखो, लैंग्वेज में लिखाता हूं, लैंग्वेज में लिखो। ये रेखाएं लचकदार डोरी की भांति वो डोरी ही है, तुम्हें डारी दिख रही है, बस अब पूरी मात्रा वगैरह नहीं दिखाएगी तो तुमको यही दिखाएगी। लिखो, ये रेखाएं सॉरी लचकदार डोरी की भांति लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, या लंबाई के अनुदिश, लंबाई के, जिन्होंने अनुदिश लिखा होगा सही है, लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, और लंबाई के लंबवत दूर हटने का प्रयास करती हैं। लिखो, आप लोग लिखिए, these lines tend to contract, these lines tend to contract along the length, these lines tend to contract along the length and away perpendicular to their length, and away perpendicular to their length। आप लोगों ने लिखा, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं और लंबाई के लंबवत दूर हटने का प्रयास करती हैं, लंबाई के लंबवत दूर हटने का प्रयास करती हैं। इसीलिए असमान आवेश में आकर्षण
एवं समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। क्या लिखा आप लोगों ने? परपेंडिकुलर टू दियर लेंथ, दैट्स परपेंडिकुलर टू दियर लेंथ, दैट्स व्हाई लाइक चार्जेस, नहीं, दैट्स व्हाई अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। आपने सीखा होगा ये कभी ना कभी। इसीलिए असमान आवेश में आकर्षण एवं समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। चलिए पॉइंट नंबर 4 देखिए सब लोग। पॉइंट नंबर 4 ये कहता है इन्हीं लाइंस के बारे में कि ये लाइन, अच्छा सबने पढ़ा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला E = F/Q0 या Q, पढ़ा है ऐसा फार्मूला? तो आपने वेक्टर लगाया था कि नहीं लगाया था? तो जिधर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उधर लग जाता है फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो फोर्स भी ऐसे ही तो लगेगा। यानी जो दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी जिस उस पॉइंट पर, वही दिशा किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फोर्स की। वैद्युत क्षेत्र की दिशा और वैद्युत बल की दिशा एक ही होगी कि अलग अलग होगी? एक ही होगी। इसीलिए वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं भी कहा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस। बात समझे ना? क्या लिखेंगे हम लोग इसमें? वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा व वैद्युत बल की दिशा, वैद्युत बल की दिशा समान होती है, एक ही होती है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन को इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन कहा जाता है। सुनिए ध्यान से, दोनों की दिशाएं एक ही होती हैं, अलग अलग नहीं होती है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ, इज बिल्कुल सेम, जस्ट सेम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आर नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस। लिखिए। चलिए पॉइंट नंबर 5 देखिए। आप लोगों ने जरा इस पॉइंट की ओर ध्यान से देखिए। प्लस से दूर होती हैं और माइनस की, या फिर आपने कहा प्लस से उत्पन्न होती हैं और माइनस पर समाप्त होती हैं। अगर इस चीज को देखा जाए और समझा जाए कि प्लस से उत्पन्न होती हैं और माइनस पर समाप्त होती हैं, गलती बताइए। 1 2 3 4 गलती ढूंढिए। 3 4 अच्छा, केवल 4 में गलती है। अच्छा, अगर 4 सही होता, मेरी बात सुनिए, अगर 4 सही होता तो आपको नहीं लग रहा एक पूरा चक्र बन रहा है, एक पूरा वक्र बना कि नहीं बना? कर्व बना, पूरा एक क्लोज कर्व बना। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कि नहीं है? प्लस से शुरू हुई और माइनस में जाके खत्म हो गई, बस खत्म, बाय बाय टाटा, यहीं पर खत्म। आगे मत सोचना कि ये आगे बढ़े, वहीं पर रुक गई। तो ये वाला इधर से निकलना पॉसिबल इसे, तो क्या ये कभी बंद जो चक्र आपने बनाया है ये बना सकती है नहीं बना सकती? ये रेखाएं कभी बंद वक्र नहीं बनाएंगी। दे नेवर फॉर्म एनी क्लोज लूप। ये कभी बंद वक्र नहीं बनाती हैं, बंद वक्र नहीं बनाती, बंद वक्र नहीं बनाती। ये रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। दीज लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप या क्लोज कर्व। ये रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। ये रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। और ये जानते हो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? चार्ज रुका है कि चल रहा है? रुका है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र है ये, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। अगर ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र हो ना, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्लोज लूप बनेगा। ये पढ़ाऊंगा मैग्नेटिज्म में कि हाँ, प्रेरित वैद्युत क्षेत्र बंद वक्र बनाता है लेकिन स्थिर वैद्युत क्षेत्र नहीं बनाता। तो ये स्थिर वाला है, स्टैटिक है। फिलहाल आप यही याद रखिए। इस लेसन में जो भी फील्ड है ना, वो क्लोज लूप नहीं बनाती, नहीं बनाती है। क्लोज लूप तो तब बनाएगी ना, प्लस से माइनस से निकली प्लस पे आई, प्लस से निकली माइनस पे गई। और ऐसा पॉसिबल कि प्लस से निकले माइनस पे जाइए तो सच है, लेकिन माइनस से निकल के प्लस पे आए, ये पॉसिबल नहीं है। आइए अगला,
छठवीं बात करते हैं, वो सुनिए ध्यान से। मान लो आपके पास एक सीधी ये कोई चार्ज है और ऐसे कोई फील्ड लाइंस बताई गई, तो ये तो सीधी है ना, सीधी है, सही है, देख के बताओ सब लोग, ये फील्ड लाइंस ऐसे, तो यहां पर डायरेक्शन किधर होगी, क्या ऐसे होगी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या ऐसे होगी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऐसे होगी, एकदम आसान है डायरेक्शन बताना। लेकिन अगर ऐसे ना हो करके ऐसे कोई लाइन हो, अब बताओ कैसे फील्ड लाइन बताएंगे, आप कैसे बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कर्व वाले में फील्ड लाइन की दिशा बताने में दिक्कत होती है। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए हमेशा एक चीज बताया जाता है कि अगर ये वाली लाइन है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर ऐसी लाइन है, वक्रीय रेखा है, टेढ़ी मेढ़ी, तो जिस पॉइंट पर डायरेक्शन पूछे उस पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींचिए, टेंजेंट लाइन, जिस पॉइंट पर पूछे उस पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कीजिए, और ये स्पर्श रेखा की दिशा ही किसकी दिशा दर्शाएगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाएगी या वैद्युत बल की दिशा दर्शाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या करना है, जिस पॉइंट पर पूछेगा उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करो, एक टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा, वही आपकी किसकी दिशा हो जाएगी, ई की। ऐसे ना बनाना कि यहां पर कैसे है तो यहां पर तुम ऐसे ऐसे बना दो, यहां पर कैसे ऐसे कर दो, नीचे को नहीं करना है आपको, इस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करना है, एक टेंजेंट लाइन, एक स्पर्श रेखा, और उसके अलावा बताना है, ठीक है। तो ये कोई नियम नहीं था, नियम अब आता है, सुनिएगा ध्यान से। दो रेखाएं, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती। अच्छा यहां कितना पॉइंट, यहां कैसा पॉइंट लिया आपने, एक पॉइंट लिया, इस एक पॉइंट पे कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते थे, केवल और केवल एक, तो इस यहां केवल कितनी दिशा मिल सकती है, एक। ध्यान से देखिएगा, वन पॉइंट मतलब कितनी टेंजेंट लाइन, क्या एक ही स्पर्श रेखा, मतलब कितनी दिशा, क्या केवल एक दिशा, एक पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा, और एक स्पर्श रेखा मतलब उस एक बिंदु पर कितनी दिशा दर्शा सकते हो, केवल एक। आइए सवाल यह है, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं लिखो केवल, परस्पर प्रतिच्छेदित, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, प्रतिच्छेदित, सही लिखा है मैंने, है सही है, नेवर, अंग्रेजी सही है, क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित कभी नहीं करती। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों, सवाल आया, एनसीईआरटी ऐसे लिखती है क्यों, आइए उसका जवाब देखते हैं। टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, अभी अभी आपने पढ़ा सर, एक पॉइंट, एक टेंजेंट लाइन, एक डायरेक्शन, पढ़ा नहीं पढ़ा, मान लो हम करा लेते हैं, है ना, कंट्राडिक्शन लगा करके प्रूव करते हैं, ये पहली इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन है और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, इस एक पॉइंट पर कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे तुम लोग, ये पहली है ये दूसरी है, तो क्या ए ऐसे जाएगी, सही है, इस वाले पॉइंट पर आ जाओ, और अच्छा इस पर कितनी, क्या ऐसे जाएगी, ये हो गई। अब इस पॉइंट पे जरा ध्यान से सोचो, क्या ये ऐसे जाएगी लाइन कि नहीं जाएगी, सही है एकदम। तो इस एक पॉइंट पे क्या एक डायरेक्शन आपने बना लिया, लेकिन इसी एक पॉइंट पर ध्यान से देखो, ये क्या आपने दूसरी डायरेक्शन बना दिया, क्या इस एक ही पॉइंट पर क्या फील्ड की दो दो डायरेक्शन हो गई कि नहीं हो गई। और अभी आपने सीखा था कि सर एक फील्ड मतलब एक पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन, और एक टेंजेंट लाइन का मतलब कितना डायरेक्शन, एक डायरेक्शन, क्या यहां पर दो दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं, और जब दो दो स्पर्श रेखा खींच पाई मतलब एक ही बिंदु पर कितनी दिशा दर्शा रहा है, दो, एक के पॉइंट पर दो दिशा में बल लग रहा है, ये पॉसिबल नहीं है और ये असंभव है, ये इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन है। टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर जस्ट बिकॉज ऑफ एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच विल रिप्रेजेंट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस व्हिच इज इम्पॉसिबल। ठीक है, आप सुनो, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, क्योंकि जहां वो काटेंगी प्रतिच्छेदन बिंदु पर क्षेत्र की दिशा में दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं दिखाएगा एक ही बिंदु पर, और यह संभव है। चलिए सातवां पॉइंट देखा जाए कि सातवां पॉइंट क्या कहता है, वो सुनिए। सातवां पॉइंट ये कहता है प्लस से निकलने वाली और माइनस पर जाने वाली, प्लस से निकलने वाली और माइनस पर
डिपेंड करती है कि दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है। फील्ड लाइंस डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। कौन सी? ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग एट नेगेटिव चार्ज। फील्ड लाइंस समझना ध्यान से, प्लस से निकलने वाली, प्लस से निकलने वाली व माइनस पर जाने वाली आवेश के परिमाण पर निर्भर करती है। दीज लाइन्स डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। डायरेक्ट लिख दो। These lines depends on magnitude of the charges. These lines depends on magnitude of the charges. प्लस से निकलने वाली व माइनस पर जाने वाली आवेश के परिमाण पर निर्भर करती है। देखो आप लोग अभी समझ जाओगे कि अरे अच्छा सर ये था, अच्छा ये बनाया था तुम लोगों ने, नहीं बनाया था? क्यों नहीं बनाया था बेटा? मैं कहूं तभी बनाओगे? बना लेना था और ऐसे मार देना, इम्पॉसिबल। सर जब काटने हैं तो क्यों बनाए? बना, बन गया। अरे ये भी देख के बनाओगे तुम लोग। प्लस से निकलने वाली और माइनस पर डिपेंड करती है कि आवेश का परिमाण कितना है, कितना मैग्नीट्यूड है। देख इधर, ये मैंने लिया +2q, कितना लिया? +2q, और यहां लिया -q। यहां क्या लिया? अब अगर आपने ऐसा कर दिया ना, केवल ऐसे बना दिया, तो ये डायग्राम गलत है। अब सोच लो, हाँ 20 से भी जाएगी, लो 20 से भी चली गई। अच्छा माइनस से आएगी और प्लस पे जाएगी, प्लस से निकलने वाली माइनस पर जाने वाली, प्लस से दूर जाएगी, माइनस की ओर आएगी। परिमाण पर निर्भर करती है। ये कितनी एक्सपेक्ट कर रही है, कितनी मतलब एक्सेप्ट कर रही है? 3, 1 2, और ये कितनी छोड़ रहा है? 3। लेकिन इसका परिमाण कितना है? इससे 2 गुना ज्यादा है। मतलब ये केवल 3 लाइन नहीं निकालेगा, इसको निकालनी पड़ेगी 6। 3 4 5 6। अब डायग्राम सही हो गया। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट था? दीज लाइन्स डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, कि आवेश का परिमाण कितना है। आपके सामने ऐसे सवाल डायग्राम बनाने को आ गया, इसमें गलती पहचानिए। आपको कहोगे है सब सही तो है, और केवल मैग्नीट्यूड अगर अलग अलग हो गया तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कितने गुने का अंतर है। बढ़िया है, सही है सर, मार डालूंगा। आगे देखो, चलो देखो इधर। अब बताइए गलती। अब बताइए गलती। ये -3q है, ये +9q है। 3 3 9 ना, ये कितना गुना ज्यादा है? 3 गुना ज्यादा। कितनी एक्सेप्ट कर रहा है? 1 2 3 4 5, यानी 5, और 5 एक्सेप्ट कर रहा है, और इससे 3 गुना यानी 5 3 15। इसको 10 लाइन और बनानी चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखा, ये कॉन्सेप्ट है। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट कभी नहीं आएगा तुम्हारे एग्जाम में। आने वाला सवाल केवल इतना है बस। चलिए पॉइंट नंबर 8, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पॉइंट नंबर 8 ये कहता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र रेखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक तो कैसा भी बात की थी, हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये रेखाएं
ये रेखाएं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है बेटा? कुछ ऐसे, कैसी होती है ये? इस वैद्युत क्षेत्र का नाम क्या रखा जाएगा? एक समान वैद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दीज लाइंस आर इक्विडिस्टेंट एंड इक्विस्पेस, इट्स मीन पैरेलल। केवल एक बात बोल दे, क्या चीज? पैरेलल। एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये रेखाएं परस्पर समान, लंबवत, कोई लंबवत बोला है, समांतर होती हैं। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दीज लाइंस आर पैरेलल, दीज लाइंस आर पैरेलल। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की खास बात यह है, अगर मैंने तुमसे कह दिया बेटा यहां 20 न्यूटन पर कूलाम है, फिर आपको कहीं भी पूछने की जरूरत, यहां कितनी है? 20, यहां ये आगे भी रहेगी तो 20, ये जा कहां रही है? इन्फिनिटी तक। आ कहां से रही है? इन्फिनिटी तक। पैरेलल लाइन आती भी इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी से है, और जाती भी इन्फिनिटी पर है। तो ये कैसा वैद्युत क्षेत्र है? एक समान वैद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके सिलेबस में यही वाला फील्ड है, आगे इस पर डेरिवेशन भी रहेगा, ठीक है? बी रेडी, टॉर्क वगैरह पढ़ाया जाएगा, डाइपोल वगैरह पढ़ाया जाएगा, तो ये सब आने वाला है। अब इसके बाद आपके पास आती है अगली चुनौती, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 सुनिएगा ध्यान से। किसी भी चालक के अंदर, किसी भी चालक मेटल के अंदर फील्ड लाइंस नहीं पाई जाती। किसी भी गोले के अंदर, धातु का गोला है, कोई कंडक्टर है, उसके अंदर फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती। ये बात सुन लेना। जैसे मान लो मैंने कोई गोला बनाया और इसको चार्ज दिया गया, तो चार्ज कहां रह जाता है? केवल और केवल सरफेस पर ना। चालक को दिया गया सारा का सारा चार्ज क्या बाहर ही रह जाता है? हाँ, तो ये कोई चार्ज बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, इसको जो भी आपने चार्ज दिया ये सब बिखर के रह गया, इसमें कोई भी फील्ड लाइंस अंदर नहीं जाती है। इसके अंदर जो फील्ड है ना बेटा, ये अंदर इनसाइड वो कितनी है? 0, यानी अंदर कोई फील्ड लाइंस, नो लाइंस, कोई फील्ड लाइंस नहीं है। जो भी है सीधे यहां से निकलेंगी, सीधे ऐसे, सीधे ऐसे, ये ऐसे। ये बात समझे ना? तो चालक के अंदर ये रेखाएं नहीं पाई जाती, और होती कैसे? यानी डायरेक्ट इससे निकलेंगी। अगर देखोगे तो ये सेंटर से आते हुए लगेंगी। कहां से आते हुए? सेंटर से आते हुए लगेगी। और सेंटर से आने वाली, आप सबने पढ़ा होगा कि सर त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा पर लंब होती है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन। पढ़ा होगा कभी ना कभी। इसका मतलब है ये रेखाएं, ये रेखाएं आवेश के पृष्ठ पर, आवेश के पृष्ठ पर कैसी होती हैं? आवेश के पृष्ठ पर लंबवत होती हैं, लंबवत होती हैं। दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्जेस, दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्जेस। चलिए इसको आप लास्ट पॉइंट मान लीजिए, और इसको अपने कॉन्सेप्ट के बेसिस पर बहुत स्ट्रांग पॉइंट मान लीजिए। अगर मान लो ये कोई चार्ज है, तो इससे फील्ड लाइंस पास आएंगी या दूर जाएंगी? क्योंकि ये प्लस है तो ये दूर जाएंगी। आपने एक फार्मूला पढ़ा था, E = KQ/R²। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? आपने एक फार्मूला पढ़ा था, E = KQ/R²। अब जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, क्या R बढ़ेगा या घटेगा? R के बढ़ने के वजह से E पर क्या इफेक्ट आएगा? बढ़ेगा या घटेगा? अरे R बढ़ रहा है ना, E के सामने R थोड़ी है। R तो व्युत्क्रमानुपाती है ना R के, तो R अगर इंक्रीज होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से E डिक्रीज होगा, यानी R के बढ़ने के साथ साथ E इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? हाँ, यानी प्लस से। अगर आप फील्ड लाइन की दिशा में जाते हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाते हो, ध्यान से देखिएगा, अगर आप फील्ड लाइन की डायरेक्शन में जाते हो, प्लस वाली से जो निकलती है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर तीव्रता बढ़ती है या घटती है? इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है? डिक्रीज। अरे भाई आप यहां पर हो तो अच्छा, ए पर ज्यादा इंटेंसिटी है, बी पर या सी पर? कहां ज्यादा है? और कहां पर डिस्टेंस ज्यादा है?
सी पर आर ज्यादा है, लेकिन सी पर क्या कम है, ई कम है। ए पर आर कम है लेकिन ई ज्यादा है। यानी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हो, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलोगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी, इसमें देख लो, बढ़ेगी घटेगी, जितना सोचिए कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे क्या ये जीरो हो जाएगी। यानी फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर इंटेंसिटी कम होती रहती है। लिखो